हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक देखा कि उसमें हुआ ये कि किस तरह से दोनों कंपनियां आपस में लड़ रही थी। दो गुट बन गए थे, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चंदा साहब जो कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, और मुजफ्फर जो हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। इधर से अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा था, और इधर नासिर जंग जो हैदराबाद के लिए लड़ रहा था। तो इन दोनों के बीच जो गुटबंदी हुई, फिर उसके बाद जो लड़ाई हुआ, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंबर की युद्ध जो 1748 में अनवरुद्दीन मारा गया, और नासिर जंग जो है 1750 में जिंजी के किले के पास जो युद्ध हुआ उसमें मारा गया। ठीक है, तो अब हम ये भी देखें कि मतलब जब नासिर जंग की मृत्यु हुई, उधर जो है मुजफ्फर जंग को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। और मुजफ्फर जंग जो है अफगान के विरुद्ध युद्ध में मारा गया, तो यहाँ तक भी देख लिए थे। और जब मुजफ्फर जंग मारा गया तो हैदराबाद की जो नवाब का पद था वो खाली हो गया। तो वहाँ पे सलाबत जंग जो नासिर जंग का छोटा भाई था, ठीक है, तो सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित किया जाता है। ये डुप्ले घोषित करता है। तो उपहार स्वरूप जो है डुप्ले को नॉर्दर्न सरकार देता है। कौन देता है? सलाबत जंग। ठीक है, फिर उसके बाद डुप्ले को तृष्णापल्ली पर घेरा डालता है और सबको कैद कर लेता है। परंतु उसमें से जो रॉबर्ट क्लाइव था वो चकमा देकर जो है निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत चालाक था, तो चकमा देकर जो है डुप्ले को निकल गए यहाँ से। और निकलने के बाद इसने क्या किया कि गया, अंग्रेजों को बुलाया फोर्ट सेंट डेविड में, और फिर उसके बाद सभा हुआ कि मतलब कैसे इसको हराया जाए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इनका उस टाइम वर्चस्व स्थापित हो चुका था, हर जगह जीत हो रही थी इनकी। तो अब इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था कि मतलब हम किस तरह से इनको हराएं। तो एक रास्ता साफ हुआ कि उस टाइम जो है डुप्ले जो है तृष्णापल्ली पर घेरा डाला, क्योंकि इधर मुजफ्फर जंग की मृत्यु हुई, उधर ये पता चला कि मोहम्मद अली जो है जाकर छिपा है कहाँ, तृष्णापल्ली में। तो उसने घेरा डाल दिया तृष्णापल्ली पर। तो इस टाइम जो है आरकोट खाली पड़ा हुआ था। आरकोट का जो किला था वो खाली पड़ा हुआ था, मतलब वहाँ पे कोई नहीं था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में ये बात आती है कि अगर आरकोट पर कब्जा कर लिया जाए तो फिर बहुत आसान हो जाएगी ये लड़ाई, क्योंकि आरकोट इस टाइम खाली भी पड़ा है और कोई है भी नहीं वहाँ पे। तो ये निकल पड़ता है आरकोट की तरफ और वहाँ पे घेरा डाला और उसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, सिर्फ 500 सैनिकों के साथ ये गया था। कितने सैनिकों के साथ? 500 सैनिकों के साथ। ठीक है, 500 सैनिकों के साथ। तो वहाँ से अब आरकोट को कब्जे में लिया, और वो अब इसका परिणाम क्या हुआ, इनके जो है इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बढ़ गई यहाँ से। ठीक है, और फिर उसके बाद तृष्णापल्ली पर डुप्ले जहाँ घेरा डाला था, तृष्णापल्ली पर इन्होंने क्या किया कि तृष्णापल्ली पर चढ़ाई कर दी। ये कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि तृष्णापल्ली पर चढ़ाई कर दिया, और फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से पीछे हट गई, अब यहाँ पे जो है चंदा साहब भी थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो चंदा साहब जो है अपनी जान बचाकर भागे, और जब भाग कर कहाँ पहुँचते हैं? तंजावुर में। और मराठा जो है इनके प्रतिद्वंदी थे, तो मराठाओं ने इनको जो है पकड़ लिया, और चंदा साहब भाग कर तंजावुर गया और मराठाओं ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो जब इनकी हत्या कर दी, चंदा साहब किसकी तरफ से थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कर्नाटक के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? कर्नाटक के नवाब थे। तो अब ये पद जो है खाली हो गया। ठीक, जब ये पद खाली हुआ तो अब इधर मोहम्मद अली जो है किसके साथ था? मोहम्मद अली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। तो मोहम्मद अली को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, तो मोहम्मद अली जो है नवाब बन जाता है। अब वर्चस्वता इनकी धीरे धीरे बढ़ रही थी, और हर जगह इनकी भी जीत होने लगी। अब जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जाने लगा। तो इस बीच डुप्ले जो है फोर्ट सेंट डेविड पर धावा बोलता है, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे रोक देती है, क्योंकि अब तो इनकी जो है वर्चस्वता हर जगह फैल रही थी और ये जीत भी रहे थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इसको फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा करने से रोक लेती है डुप्ले को।
और फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से कोवेलांग और चिल्लापेट कोवेलांग और चिल्लापेट को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, मतलब छीन लिया इनसे युद्ध करके, ठीक है। अब 1753 में डुप्ले जो है अब चिढ़ जाता है डुप्ले, तो 1753 में डुप्ले युद्ध छेड़ देता है, ठीक है। और युद्ध में जो है युद्ध कहाँ होता है, ये त्रिश्नापल्ली में जब 2 युद्ध होते हैं और दोनों युद्ध में बुरी तरीके से इनकी हार होती है, ठीक है। अंततः डुप्ले की हार और फ्रेंच सरकार द्वारा सारा ठिकाना जो है डुप्ले के ऊपर फोड़ दिया जाता है, ठीक है। कि मतलब अब फ्रेंच सरकार जो है ये गवर्नमेंटेड सरकार थी, ठीक है, कि भेजी थी व्यापार करने के लिए, और ये जो है युद्ध में सारा पैसा भी गवा दिए, जो फ़ायदा होने वाला था, जो लाभ होने वाला था वो भी नहीं हुआ, और यहाँ पे सब तहस नहस कर दिया। तो सारा ठिकरा जो है डुप्ले के ऊपर फोड़ देती है फ्रेंच सरकार। और फिर अंततः जो है 1754 में गोडियू को जो है फ्रेंच सरकार ने भेजा गवर्नर जनरल बना के। तो अब उसको ये निर्देश देती है फ्रेंच सरकार कि जाके जो है शांति समझौता करो, ताकि व्यापार में सहजता हो और किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, हमें सिर्फ व्यापार करना है। तो ये आता है और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करता है, और इसी के साथ जो है शांति समझौता स्थापित होता है, ठीक है। धन्यवाद। इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे थर्ड कर्नाटिक वार, तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है और इस ट्रीटी में क्या प्रावधान होते हैं, जिससे कि शांति समझौता स्थापित तो होता है, लेकिन फिर आगे चलकर जो है वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में स्टार्ट हो जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जब स्टार्ट होता है तो इसी संधि का महत्व खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर यह सेशन समझ में आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।